हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवी लोक देवताओं के बारे में पढ़ा और आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा राजस्थान के प्रमुख महलों से संबंधित रहेगा। आज के इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख महलों, उनको बनवाने वाले राजाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राजस्थान में इन महलों का निर्माण क्यों किया जाता था और किसके द्वारा किया जाता था। देखिए दोस्तों, बात करें इन महलों के निर्माण के बारे में तो इन महलों का निर्माण राजाओं, महाराजाओं, इसके अलावा उन राजाओं के मंत्रियों और सेनापतियों के द्वारा किया जाता था। देखिए दोस्तों, बात करें इन महलों के निर्माण के बारे में तो इन महलों का जो निर्माण है वह राजाओं के द्वारा मुख्य रूप से अपनी धन दौलत और भव्यता को दर्शाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा कुछ राजा इन महलों का निर्माण अपने पसंदीदा शिकार के स्थानों पर, इसके अलावा उन स्थानों पर भी किया करते थे जहां पर वे राजा एकांत में समय बिताना पसंद करते थे। तो दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्र महल के बारे में, जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं। बात करें ये कहाँ पर है तो यह जयपुर में देखने को मिलता है। अब चंद्र महल और सिटी पैलेस, इनमें हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि चंद्र महल का अन्य नाम क्या है या फिर चंद्र महल कहाँ पर स्थित है, तो वह जयपुर में है। अब बात करते हैं चंद्र महल नाम की ये इमारत जो है वह 7 मंजिला है। इसमें जो 7वीं मंजिल है उसे मुकुट मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रथम मंजिल का नाम हमें चंद्र महल देखने को मिलता है और इसी प्रथम मंजिल के नाम से पूरी इमारत को जाना जाता है। अब बात करते हैं 7वीं मंजिल के बारे में, जिसे मुकुट मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। तो चंद्र महल का जो निर्माण है वह जयसिंह के द्वारा किया जाता है, जिसे हम सवाई जयसिंह के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण का कार्यभार जो है वह विद्याधर चक्रवर्ती को सौंपा जाता है। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया चंद्र महल का, तो जयसिंह के द्वारा करवाया गया। और बात करें अगले क्वेश्चन की तो जयसिंह के द्वारा चंद्र महल के निर्माण का कार्यभार किसे सौंपा गया, तो विद्याधर चक्रवर्ती को सौंपा गया। अब बात करते हैं अगली जानकारी के बारे में। तो अगली जानकारी देखने को मिलती है कि चंद्र महल 7 मंजिला है, जहां पर पहली मंजिल का नाम चंद्र महल देखने को मिलता है और 7वीं मंजिल का नाम मुकुट मंदिर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगली जानकारी के बारे में, जो कि इस मंजिल का सबसे ऊपरी भाग है। इस मंजिल के सबसे ऊपरी भाग में पोथीखाना स्थित है। अब बात करते हैं कि चंद्र महल में एक संग्रहालय भी बनवाया गया जो 1959 में बनवाया गया। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो मानसिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। दोस्तों, एक बार शुरू से देख लेते हैं और क्वेश्चन भी रिपीट कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले चंद्र महल के बारे में। तो चंद्र महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो चंद्र महल का निर्माण वह सवाई जयसिंह के द्वारा किया जाता है। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल के निर्माण का कार्यभार किसे दिया, तो सवाई जयसिंह के द्वारा इसके निर्माण का कार्यभार विद्याधर चक्रवर्ती को दिया जाता है। बात करते हैं कि यह कितने मंजिला है, तो यह 7 मंजिला है। पहली मंजिल का नाम क्या है, तो वह चंद्र महल देखने को मिलता है और 7वीं मंजिल का नाम क्या है, तो वह मुकुट मंदिर देखने को मिलता है। अब इसकी जो 7वीं मंजिल है वहां पर पोथीखाना स्थित है। अब बात करते हैं इसकी अगली जानकारी के बारे में। तो अगली जानकारी के रूप में हमें देखने को मिलता है कि 1959 में यहाँ पर एक संग्रहालय बनवाया गया और यह संग्रहालय मानसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया जाता है। तो दोस्तों, आराम से नोट कर लें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले महल की तरफ। दोस्तों, अगले महल के बारे में हमें जानने को मिलता है कि हमारा जो अगला महल है वो होगा मुबारक महल। तो दोस्तों, मुबारक महल की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, बात करें अगर मुबारक महल के बारे में तो मुबारक महल जो है यह सिटी पैलेस में ही देखने को मिलता है। मुबारक महल का एक अन्य नाम हमें वेलकम पैलेस भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वेलकम पैलेस के निर्माण का मुख्य कारण क्या था, तो इसके नाम से ही पता चलता है। वेलकम पैलेस अर्थात अतिथियों का स्वागत करने के लिए जिस इमारत का निर्माण किया गया उसे मुबारक महल या वेलकम पैलेस के नाम से जाना जाता है।
अब बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। और जयपुर के अंदर कहाँ पर स्थित है, तो यह महल जो है वह सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि इसके निर्माण की शैली क्या है, तो यह 3 शैलियों में बनकर तैयार हुआ है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली। तो दोस्तों बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, तो इसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण माधव सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। और क्यों करवाया गया, तो मेहमानों के लिए करवाया गया। अब दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं और क्वेश्चन भी रिपीट कर लेते हैं। देखो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम मुबारक महल के बारे में, तो इसका एक अन्य नाम हमें वेलकम पैलेस भी देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। और जयपुर में ये कहाँ स्थित है, तो जयपुर में ये हमें सिटी पैलेस में देखने को मिलता है। बात करें इसकी अगली जानकारी के बारे में, तो यह कितनी शैलियों से मिलकर बना है, तो मुबारक महल जो है इसका निर्माण 3 शैलियों से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि किन शैलियों से मिलकर इसका निर्माण किया गया है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शैली में मुबारक महल का निर्माण नहीं हुआ है। तो आपको 3 शैलियों के नाम दे दिए जाएंगे और जो चौथी शैली होगी इन तीनों के अलावा वही हमारा उत्तर होगा। कारण यह है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से किस शैली में मुबारक महल का निर्माण नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली में इसका निर्माण हो चुका है। अब बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो इसका जो निर्माण है वह माधव सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है, जो कि मेहमानों के लिए किया जाता है। दोस्तों नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में, तो हमारा अगला महल हमें देखने को मिलता है रामबाग पैलेस है। देखो दोस्तों रामबाग पैलेस के बारे में भी हमें अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं रामबाग पैलेस के बारे में। देखो दोस्तों बात करें अगर रामबाग पैलेस के बारे में, तो यह जयपुर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि रामबाग पैलेस का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया, तो रामबाग पैलेस का निर्माण जो है वह राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। इस नाम से ही पता चल जाएगा, रामबाग के अंदर जो राम है और हमारे जो राजा है राम सिंह द्वितीय उनके द्वारा। अब बात करते हैं अगली जानकारी के बारे में, तो किसके लिए करवाया गया, तो मेहमानों के लिए करवाया गया। अब बात करते हैं अगली जानकारी के बारे में कि रामबाग पैलेस के किनारे कौन सा बाग बना हुआ है, तो 1836 में रामबाग पैलेस के किनारे केसर बड़ा रण का बाग बनवाया गया। अब बात करते हैं रामबाग पैलेस की वर्तमान स्थिति के बारे में, तो रामबाग पैलेस की वर्तमान स्थिति में इसे एक होटल के रूप में तब्दील किया गया है। तो दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं। तो रामबाग पैलेस जो है वह हमें जयपुर में देखने को मिलता है। बात करें निर्माण के बारे में, तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और मेहमानों के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि भाई बड़ा रण का बाग किस महल के किनारे देखने को मिलता है, अर्थात केसर बड़ा रण का जो बाग है वह किस महल के किनारे बना हुआ है। तो हमें रामबाग पैलेस बताना है, किस सन में बना, तो 1836 में बना। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रामबाग पैलेस का वर्तमान स्वरूप किस रूप में देखने को मिलता है, तो रामबाग पैलेस का वर्तमान स्वरूप हमें रामबाग पैलेस होटल के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों रामबाग पैलेस के बाद हमारे अगले महल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला महल हमें देखने को मिलता है सिसोदिया रानी महल। सिसोदिया रानी महल जो है यह हमें जयपुर में देखने को मिलता है। बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो इसका जो निर्माण है वह संवै जयसिंह के द्वारा किया जाता है 1728 में, और सिसोदिया रानी चंद्र कंवर के लिए इसका निर्माण किया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सिसोदिया रानी महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो सिसोदिया रानी महल का निर्माण संवै जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें सन से संबंधित, तो आपको 1728 बताना है, और किसके लिए करवाया गया, तो रानी चंद्र कंवर के लिए करवाया गया। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले डूंगरी जो महल है वह हमें जयपुर में देखने को मिलता है। अब बात करें इसकी अन्य विशेषता के बारे में, तो इसका जो निर्माण है वह माधव सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है।
और बात करें इस महल की अगली जानकारी के बारे में, तो महल के किनारे पंचायतन शैली में लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके संबंध में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि निम्न में से मोती डूंगरी महल का निर्माण किस राजा के द्वारा बनवाया गया? तो इसका जो निर्माण है वह माधव सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। अब अगली जानकारी के बारे में बात करें, अगर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोती डूंगरी महल के किनारे जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसका जो निर्माण है वह किस शैली में किया गया है? तो इसका निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है। और बात करें कि भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर का अन्य नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो यह बिड़ला मंदिर देखने को मिलता है। और हमारा अगला महल जो हमें देखने को मिलता है वह है जल महल। देखिए दोस्तों, जल महल जो है वह हमें जयपुर में देखने को मिलता है। बात करें जल महल की जानकारी के बारे में, जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। बात करें इसकी स्थिति के बारे में, तो यह महल जो है वह मानसागर झील के मध्य स्थित है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि एक झील है जिसके बीचों बीच ये महल बना हुआ है। तो मानसागर झील के मध्य में यह महल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके संबंध में आपसे ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि निम्न में से सवाई जयसिंह के द्वारा किस महल का निर्माण किया गया? तो सवाई जयसिंह के द्वारा जल महल का निर्माण किया गया। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि किस झील के किनारे है? तो मानसागर झील के किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में। तो हमारा अगला महल हमें देखने को मिलता है सामोद महल। देखिए दोस्तों, सामोद महल जो है वह हमें जयपुर में देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण जो है वह बिहारी दास के द्वारा करवाया जाता है। इस महल की हमें एक अन्य विशेषता भी देखने को मिलती है कि 19वीं सदी में शिव सिंह के द्वारा यहाँ पर एक शिव महल का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में। तो हमारा अगला महल हमें देखने को मिलता है आमेर महल। बात करें आमेर महल के बारे में, तो यह जयपुर के अंदर पड़ता है। बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो इसका जो निर्माण है वह मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। बात करें आमेर महल की निर्माण शैली के बारे में, वह हिंदू और पारसी शैली में बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए बात करें इस महल के निर्माण को पूरा कराने के बारे में, तो इसका निर्माण जो है वह सवाई जयसिंह के द्वारा पूरा करवाया जाता है। यानी कि दोस्तों आमेर महल का जो निर्माण प्रारंभ किया जाता है वह तो मानसिंह प्रथम के द्वारा किया जाता है, और आमेर महल का जो निर्माण कार्य पूरा किया जाता है वह जयसिंह के द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस महल के अंदर जयसिंह के द्वारा दुर्ग में प्रवेश हेतु एक गणेश पोल का निर्माण करवाया जाता है। अब बात करें कि इस महल में सबसे पुराना या सबसे प्राचीन महल कौन सा है, तो इसके अंदर जो सबसे प्राचीन महल है वह जनाना महल है। अब देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन है अर्थात इसका मतलब यह है कि इसका जो निर्माण है वह सबसे पहले किया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें हमारे अगले महल के बारे में, तो हमारा अगला महल हमें देखने को मिलता है दीवाने खास। देखिए दोस्तों, दीवाने खास को अन्य नामों से जाना जाता है जैसे जय मंदिर, सर्वतोभद्र और दीवाने खास। अब बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण जो है वह सवाई जयसिंह के द्वारा किया जाता है। बात करें निर्माण के कारण की, तो इसके निर्माण का कारण होता है कि जयपुर के जो शासक होते हैं उनके राजग्रहण की जो परंपरा होती है उसके लिए इसका निर्माण किया जाता है। अर्थात जयपुर के जो भी राजा बनेंगे उनका जो राजग्रहण होगा उसका राजग्रहण इसी स्थान पर होगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर दो बड़े चांदी के पात्र देखने को मिलते हैं जो कि विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। इनको गिनीज बुक के अंदर भी दर्ज किया गया है। बात करें कि इनका क्या उपयोग था, तो माधव सिंह जो थे उनके द्वारा 1902 में अपनी इंग्लैंड यात्रा के समय जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो अपने साथ गंगा जल भरकर लेकर जाते हैं, तो इनका ये उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला महल जो हमें देखने को मिलता है वह हवा महल देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों यदि हवा महल के बारे में, तो हवा महल का जो निर्माण है वह सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण का कारण की बात करें तो इसके निर्माण का प्रमुख कारण होता है कि राजघराने की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा
तीज और गणगौर की सवारी को आसानी से देखा जा सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हवा महल के बारे में। देखो दोस्तों, बात करें हवा महल के बारे में तो हवा महल का जो निर्माण है वह हमें जयपुर में देखने को मिलता है। बात करें निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है तो राजघराने की महिलाओं को तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं तो इसके अंदर 363 खिड़कियां हमें देखने को मिलती है। इन्हीं खिड़कियों के कारण इसे खिड़कियों का महल भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि यह कितने मंजिल में बना हुआ है तो यह कुल मिलाकर 5 मंजिलों में बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हवा महल का जो वास्तुकार था उसका क्या नाम था तो हवा महल का जो वास्तुकार था उसका नाम लालचंद देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हवा महल की जो आकृति है उसके बारे में। तो हवा महल की जो आकृति है वह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान देखने को मिलती है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इसे राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है तो आपको हवा महल बताना होगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि हवा महल को संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया तो 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में। तो अगला जो महल हमें देखने को मिलता है वह उमेद महल देखने को मिलता है। बात करते हैं उमेद महल के बारे में तो इसका जो निर्माण है वह महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। यह भवन जो है हमें जोधपुर में देखने को मिलता है। बात करें निर्माण के बारे में तो इसका जो निर्माण है वह महाराजा उमेद सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। और बात करें कब बनवाया जाता है तो इसका जो निर्माण है वह अकाल राहत कार्यों के समय किया जाता है। अब बात करते हैं इस महल के निर्माण के अंदर जिन पत्थरों का उपयोग हुआ है वह पत्थर छित्तर पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं पत्थरों के नाम पर उमेद भवन को छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि उमेद भवन पैलेस में हमें और क्या क्या निर्माण देखने को मिलते हैं तो उमेद भवन पैलेस में हमें संग्रहालय, थिएटर और केंद्रीय हॉल देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब हमारे अगले पैलेस के बारे में। तो अगला पैलेस जो हमें देखने को मिलता है वह है बादल विलास पैलेस। देखिए दोस्तों बादल विलास पैलेस जो है यह हमें जैसलमेर में देखने को मिलता है। बात करें इसके निर्माण के बारे में तो इसका जो निर्माण है वह मुस्लिम सलावटों के द्वारा किया जाता है और इसको बनाने के बाद वेरिसाल को इसे तोहफे के रूप में दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि बादल विलास महल के अंदर क्या देखने को मिलता है तो बादल विलास महल के अंदर हमें 5 मंजिला ताजिया टावर देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 मंजिला ताजिया टावर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए बात करें हमारे अगले महल के बारे में तो हमारा जो अगला महल हमें देखने को मिलता है वह उदयपुर का राजमहल देखने को मिलता है। बात करें यदि राजमहल के बारे में तो इसका जो निर्माण है वह उदय सिंह के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राजमहल जो है यह हमें उदयपुर में देखने को मिलता है। बात करें इसके निर्माण के बारे में तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें कि ये कहाँ पर बना हुआ है तो यह पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि राजमहल को किसकी संज्ञा दी गई है तो राजमहल को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। और ये किसके द्वारा दी गई है तो फर्रुख सेन के द्वारा इसे कहा गया है। अब बात करते हैं राजमहल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों राजमहल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जनाना महल और एक मर्दाना महल। अब जनाना महल के अंदर भी अलग निर्माण देखने को मिलते हैं और मर्दाना महल के अंदर भी अलग निर्माण देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से महल जनाना महल के हैं और कौन से महल मर्दाना महल के हैं तो आपको केवल 2 नाम याद करने हैं जो कि जनाना महल से संबंधित है, बाकी के आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों बात करें जनाना महल के बारे में तो जनाना महल के अंदर बादल महल और रंग महल स्थित है। और आगे बात करें मर्दाना महल के बारे में तो मर्दाना महल में हमें मोती महल, भीम महल, दिलकुश महल, मानक महल, इसके अलावा शीश महल, कृष्ण महल, मदन महल, कांच की बुर्ज, इसके अलावा किशन महल भी
देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों प्रमुख जानकारियां थी उदयपुर के राजमहल के बारे में, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में। तो हमारा जो अगला महल है वह हमें देखने को मिलता है जगमंदिर पैलेस। इसका निर्माण भी उदयपुर में देखने को मिलता है। बात करें इसके निर्माण करवाने वाले के बारे में, तो इसका निर्माण का जो प्रारंभ किया जाता है वह तो करण सिंह के द्वारा किया जाता है, जो कि 1622 में किया जाता है। और बात करें इसके निर्माण कार्य को पूरा किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके निर्माण कार्य को जगत सिंह के द्वारा किया जाता है। बात करें इसका निर्माण किस झील के किनारे किया गया है, तो जगमंदिर पैलेस का निर्माण पिछोला झील के किनारे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करें जगमंदिर पैलेस की अन्य जानकारियों के बारे में, तो करण सिंह के द्वारा जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां को इन महलों के अंदर शरण दी जाती है। यानी कि दोस्तों जब खुर्रम अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है तो करण सिंह के द्वारा उसे यहाँ पर छिपा दिया जाता है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो नीमच छावनी होती है वहां से जो अंग्रेज परिवार भागे जाते हैं, उन अंग्रेज परिवारों को भगा करके इन जगमंदिर पैलेस में लाया जाता है और यहीं पर इन परिवारों को ठहराया जाता है। और यह जो कार्य किया जाता है वह स्वरूप सिंह के समय में किया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले महलों के बारे में। तो हमारा जो अगला महल हमें देखने को मिलता है वह जगविलास महल देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों जगविलास महल के बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह उदयपुर में देखने को मिलता है। बात करें जगनिवास पैलेस के निर्माण के बारे में, तो इसका जो निर्माण हमें देखने को मिलता है वह जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है, जो कि पिछोला झील पर करवाया जाता है और 1746 में करवाया जाता है। वर्तमान स्वरूप में इसकी जो स्थिति है वह होटल लेक पैलेस के रूप में जानी जाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में। तो हमारा जो अगला महल हमें देखने को मिलता है वह सज्जनगढ़ पैलेस देखने को मिलता है। बात करें सज्जनगढ़ पैलेस की जानकारी के बारे में, तो इसका जो निर्माण का प्रारंभ किया जाता है वह सज्जन सिंह के द्वारा करवाया जाता है। बात करें निर्माण पूरा करवाने के बारे में, तो यह फतेह सिंह के द्वारा करवाया जाता है। अर्थात दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण का जो प्रारंभ किया जाता है वह तो सज्जन सिंह के द्वारा किया जाता है और इस निर्माण को जो पूरा किया जाता है वह फतेह सिंह के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें कि यह किस झील के किनारे बना है, तो फतेह सागर झील के किनारे बना हुआ है। बात करें सज्जनगढ़ पैलेस को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो सज्जनगढ़ पैलेस को अन्य मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पैलेस के बारे में। तो हमारा अगला पैलेस हमें देखने को मिलता है खेतड़ी महल देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों खेतड़ी महल के बारे में बात करें तो यह हमें झुंझुनू में देखने को मिलता है। बात करें खेतड़ी महल के निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए। अर्थात इसका जो निर्माण किया जाता है वह गोपाल सिंह के द्वारा किया जाता है और अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए, अर्थात वे यहाँ पर अपने खाली समय में आया करते थे। आगे बढ़ते हुए बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो इसका जो निर्माण है वह पूर्ण रूप से लकड़ी का बना हुआ है। बात करें इसकी अन्य जानकारी के बारे में, तो इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी को भी ठहराया गया। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले महल के बारे में। तो हमारे अगले महल के बारे में देखने को मिलता है जो कि सरिस्का पैलेस है। देखिए दोस्तों यह अलवर के अंदर स्थित है। बात करें इसके निर्माण के बारे में, तो इसका जो निर्माण है वह जयसिंह के द्वारा कराया जाता है। और किसके लिए करवाया जाता है, तो इसका जो निर्माण है वह ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के समय करवाया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि यह किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो यह महल जो है वह सरिस्का अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके वर्तमान स्वरूप के बारे में, तो इसका जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है वह होटल सरिस्का पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले पैलेस के बारे में। तो हमारा जो अगला पैलेस हमें देखने को मिलता है वह डिग महल भरतपुर देखने को मिलता है। इसके बारे में जानकारी देखें तो इसका जो निर्माण है वह सूरजमल के द्वारा करवाया जाता है। बात करें इन महलों के बारे में, तो यह जल महल के रूप में प्रसिद्ध है। इसका कारण आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। महल में लगे हुए उद्यानों के बारे में, तो डिग महल के अंदर हमें मुगल शैली के सुंदर उद्यान देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। राजस्थान के सभी प्रमुख महलों को इस वीडियो में पढ़ा दिया गया है और सभी प्रमुख विशेषता बता दी गई है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।